हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पाठ्यक्रम का पुनः रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं अपने इस अध्याय को, लेकिन पुनः इसके जो मुख्य मुख्य अंश हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार इम्पॉर्टेंट तो है ही, उनमें से अधिकांश प्रश्न भी बनते हैं। इसलिए इन्हें पुनः दोहराया जाना हमारे लिए बेहतर कार्य होगा। तो हम पुनः इस चीज़ को दोहरा रहे हैं और वो लेसन है, उस लेसन का नाम है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के जो मुख्य घटक रहे हैं या उसके जो मुख्य मुख्य कार्य रहे हैं, जिसको हमने मुख्य रूप से जाना है इस असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं रही जिसकी वजह से ये असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, वहां तक हम इसकी विशिष्ट जानकारी पुनः हासिल करने जा रहे हैं। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन का नाम आता है तो हमें समय याद आता है कि ये सारे आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। गांधी युग का समय है जो हम लोग जानते हैं, भली भांति उस चीज़ से परिचित है कि 1919 से लेकर 1947 तक का जो कार्यकाल है, उस समय में उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है और वो राष्ट्रीय आंदोलनों का युग है। तो ये पहला आंदोलन है गांधी जी द्वारा चलाया गया, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, वहां से हम शुरू करते हैं। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता गांधी जी तो थे ही, महात्मा गांधी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ थे, सुभाष चंद्र बोस भी इनके साथ थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथी बने और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी इस समय उनके साथ थे। तो गांधी जी यदि जो असहयोग आंदोलन है, गांधी युग के ये 5 प्रमुख नेता थे। प्रश्न को मैं पुनः रिवाइज कर रही हूँ कि गांधी युग के नेता थे। हम उग्रवादी या उदारवादी नेताओं की बात नहीं कर रहे, केवल गांधी युग के नेताओं की बात कर रहे हैं। तो गांधी युग के प्रमुख नेताओं के नाम है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ये 5 प्रमुख नाम है जो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख रूप से जाने जाते थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। उस रोलेट एक्ट का क्या कार्य था? रोलेट एक्ट के अनुसार युद्ध में और युद्ध के दौरान भी भारतीयों को नजरबंद किया जा सकता है या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक ऐसा एक्ट निकाला गया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। 1919 में ये निकाला गया और इसमें युद्ध के समय और युद्ध के दौरान भी भारतीयों को गिरफ्तार करने का पूर्ण अधिकार ब्रिटिश प्रशासन को प्रदान किया गया और भारतीयों के लिए न दलील, न वकील और न अपील, इस बात के लिए पूर्ण उन्हें निषेध कर दिया गया कि दलील, वकील और अपील का पूर्णतः निषेध रहेगा। कि ना तो कोई भारतीय दलील दे सकता है कि मैं आंदोलनकारी नहीं हूँ, ना ही वो ऐसी बात वकील के द्वारा कुछ कहला सकता है या किसी चीज को वो समझा सकता है, और ना ही किसी भी कार्य कानून के लिए कोई अपील कर सकता है, किसी गलत कार्य के लिए अपील कर सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रोलेट एक्ट जो था वो काफी बेबुनियादी रूप से भारतीयों को परेशान करने के लिए बनाया गया था, जिसका घोर विरोध हुआ, क्योंकि सामान्यकालीन स्थितियों में और युद्ध के समय और युद्ध के बाद भी बेवजह किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करना ये कहाँ का न्याय था। तो इस रोलेट एक्ट का पूर्ण विरोध हुआ और इस अन्याय में साथ ही ये शब्द भी जोड़ दिए गए, न दलील, न वकील और न ही अपील की जाएगी, यानी दलील, वकील और अपील का पूर्णतः निषेध किया गया। तो इसका विरोध होना स्वाभाविक था। तो इस विरोध को जताने के लिए रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक आम सभा का आयोजन किया, जो जलियांवाला बाग के नाम से जो जाना जाता है बाग, उसमें एक
आम सभा का आयोजन किया गया। लेकिन यदि हम राजनीतिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखते हैं तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। एक दुखद घटना रही है भारतीयों के लिए कि जो भारतीय रोलैंड एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा संबोधित एक आम सभा में शामिल होने के लिए खुशी खुशी जलियांवाले बाग में गए थे, वहां पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी और अंधाधुंध गोलियों की बरसात के कारण जो सभा सदस्य थे उस जलियांवाले बाग का यदि हम टेक्सचर देखते हैं तो उसमें एंट्री गेट एक ही था। तो एक ही तरफ से प्रस्थान और आगमन होने की व्यवस्था थी और वही एंट्री गेट पे खड़े होकर जनरल डायर ने सभासदों पर, अभी सभा चल ही रही थी कि सभासदों पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी। तो जनरल डायर बहुत ही क्रूर गवर्नर जनरल थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियों की बरसात से 800 लोग, वहां पर जो निर्दोष भारतीय थे उन 800 लोगों को, निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया अपनी गोलियों के द्वारा। उसके बाद में 2000 लोग वहां पर अफरा तफरी मच गई और उस अफरा तफरी में लगभग 2000 लोग घायल हो गए। तो ये बेवजह का आंदोलन को एक असफल बनाने के लिए जो प्रशासन की दमनकारी नीतियां थी उस दमनकारी नीतियों का ही एक रूप हमको यहाँ पर नजर आता है और वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। तो भारतीयों के ऊपर क्या किया गया, जनरल डायर ने गोलियों की बरसात कर दी जिससे वहां के जो सदस्य थे, सभासद थे, 800 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हो गए। तो इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है राजनीति के अंदर, राजनीतिक विज्ञान के असहयोग आंदोलन में काफी इम्पोर्टेंस रखता है। और इस समय महात्मा गांधी को नजरबंद कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद में और भी जो लोग थे जो अपनी स्वेच्छा से सभा के सदस्य थे, अपने विरोध में स्वेच्छा से जो जेल प्रशासन के साथ में जेल में बंद होने के लिए तैयार थे, तो लोगों ने मनमानी गिरफ्तारियां भी वहां पर दी थी। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगली ओर हम बढ़ते हैं, वो मुख्य पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। नाम से भी थोड़ा सा अंदाज हो रहा है हमें, खिलाफत शब्द जो है वो कैसा शब्द है, एक उर्दू शब्द है और इस उर्दू शब्द में खिलाफत नजर आ रहा है किस रूप में, आंदोलन के रूप में। तो इसे पढ़ लेते हैं हम कि क्या है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन का अर्थ उस समय हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो भारतीय मुसलमान थे वो टर्की के सुल्तान को क्या मानते थे, खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमान टर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। खलीफा का अर्थ होता है धर्मगुरु, धर्मगुरु समझते थे। तो ब्रिटिश प्रशासन ने जो टर्की के सुल्तान की जो पोजीशन थी, धर्मगुरु की जो खलीफा की पोजीशन थी, उस पोजीशन को एज इट इज बनाए रखने का वादा किया था भारतीय मुसलमानों के साथ। प्रथम विश्व युद्ध के समय या उसके बाद में टर्की के सुल्तान की जो सम्माननीय स्थिति थी, जिसे धर्म गुरु का दर्जा दिया गया था, खलीफा का दर्जा दिया गया था, टर्की के सुल्तान थे और भारतीय मुसलमानों की उनमें अटूट निष्ठा थी। उस निष्ठा को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय मुसलमानों को आश्वस्त किया था। लेकिन ये आश्वासन वे युद्ध के दौरान, जब युद्ध समाप्ति हो गई तो युद्ध समाप्ति के दौरान वे अपने वादे से मुकर गए। जब वो अपने वादे से मुकर गए तो भारतीय मुसलमान काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। तो ये खिलाफत आंदोलन को भारतीय मुसलमानों की तरफ से छेड़ा गया था और भारतीय मुसलमानों ने
ब्रिटिश प्रशासन के समक्ष जो उनकी समस्याएं थी उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने खलीफा की सत्ता को पुनः स्थापित करने हेतु खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसे महात्मा गांधी ने समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया तथा गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु कुछ प्रमुख कार्य भी किए थे। वो कार्य थे हिंदू मुस्लिम एकता को नई पहचान देना, नंबर 2 ब्रिटिश प्रशासन के राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक संस्थानों का पूर्ण बहिष्कार करना और सरकारी मशीनरी ठप करना आदि भी उनके प्रमुख कार्य रहे हैं। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम जन समुदाय के लिए था, तो मुस्लिम जन समुदाय की एकता को बताने के लिए कि हिंदू और मुस्लिम आपस में बहुत ही सामंजस्य रखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और समर्थन करने के बाद उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें उसमें जोड़ दी, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन के साथ साथ जो समस्याएं थी, चाहे वो समस्या सामाजिक थी, राजनीतिक थी या आर्थिक समस्याएं थी या ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक प्रकार की इन समस्त समस्याओं का, इन समस्त संस्थाओं का जिसका संबंध ब्रिटिश प्रशासन से है, चाहे से वो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं क्यों ना हो, उन सब का गांधी जी ने पूर्ण विरोध किया, उसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया। उसके बाद में उन्होंने जो सरकारी मशीनरी थी, जिस सरकारी मशीनरी के माध्यम से प्रशासन कार्य करता था, उस सरकारी मशीनरी को भी उन्होंने समाप्त कर दिया, उसे भी ठप कर दिया। तो इस तरीके से खिलाफत आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान चलाया गया। अगला एक और महत्वपूर्ण घटना जिसे चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, और चौरा चौरी हत्याकांड असहयोग आंदोलन की समाप्ति का भी एक चिन्ह रहा है कि समाप्ति कब हुई असहयोग आंदोलन की, तो हम बता सकते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के बाद हुई थी। तो क्या था चौरा चौरी हत्याकांड कि 5 फरवरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश 1922 में जो भीड़ थी खिलाफत आंदोलन के दौरान, जो उग्र भीड़ थी, वो ब्रिटिश प्रशासन की दमनकारी नीतियों से बेहद नाखुश थी, परेशान थी। तो भीड़ का जो प्रभाव था वो इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि उन्होंने चौरा चौरी थाने में घुसकर क्या किया, चौरा चौरी थाने में घुसकर वहाँ के थानेदार और उपस्थित सिपाहियों के ऊपर सिपाहियों को जला दिया, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर जिंदा जल गए, मारे गए। तो ये जो चीज़ थी वो क्या था, भारतीयों का या भारतीय उग्र जो भीड़ थी, भारतीयों की आंदोलन में जो शामिल उग्रता थी, उस उग्रता का नतीजा था कि उन्होंने चौरा चौरी थाने में घुसकर क्या करा, थाने के जो अधिकारी थे, थानेदार और उपस्थित जो सदस्य थे, उपस्थित सिपाही जो उसमें मौजूद थे, 21 सिपाही, उन सबको जिंदा जला दिया, मार डाला। तो ये जो था चौरा चौरी हत्याकांड, ये बहुत ही फेमस घटनाक्रम में जोड़ा जाता है। तो 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये कार्यान्वित हुआ था। तो इस समय चौरा चौरी हत्याकांड जब हुआ तो क्या हुआ कि जब 22 लोग, टोटल 21 सिपाही और एक थानेदार मारा गया, तो ये मारे गए तो क्या था कि गांधी जी जो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, तो वो अहिंसा के पुजारी थे और ऐसी हिंसा को वो सहन नहीं कर सके, और उस अहिंसा की पुजारी होने की वजह से ही उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वहीं का वहीं समाप्त कर दिया कि ये जो निकृष्ट कार्य किया गया है जनता के द्वारा, उग्र भीड़ के द्वारा, उस उग्रता को उन्होंने शांत करने के लिए
चौरा चौरी हत्याकांड के बाद 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इस चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति असहयोग आंदोलन की समाप्ति थी। तो इस हत्याकांड के द्वारा जो उग्र भीड़ ने एक बेहद बुरा वातावरण पैदा कर दिया था, जो गांधी जी के विचारों से काफी भिन्नता रखता था। तो उन विचारों का जिससे लेकर गांधी जी आगे बढ़े थे कि वो प्रत्येक कार्यवाहियों में अहिंसा को ही आगे बढ़ाएंगे, वो कहीं भी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। तो इस वजह से जब उन्होंने देखा कि इस चौरा चौरी थाने के अंदर जो हत्याकांड हुआ है वो कहीं ना कहीं जलियांवाले बाग का गुस्सा था, वो खिलाफत आंदोलन का गुस्सा था, तो उस गुस्से के रूप में जो जनता कर बैठी थी, उग्र भीड़ जो कर बैठी थी, वो कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों को बहुत ही गलत साबित कर रही थी। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वहीं का वहीं समाप्त कर दिया था।